हेलो बेटा, सुबह हम लोगों ने अपनी लाइव क्लास में बेटा जो टॉपिक पढ़ा था इम्यूनिटी के बारे में कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सब बातें मैंने आपके साथ की थी। मैंने साथ में बातें शुरू की थी वहाँ पे अबाउट द नेम ऑफ द एंटीबॉडीज के बारे में बातें की थी। वहाँ पे एलर्जी के बारे में पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। तो हम उसी के आगे अपने टॉपिक को बेटा स्टार्ट करते हैं और कुछ बातें करते हैं अबाउट द इम्यूनिटी। तो चलिए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं अपना यहाँ पे। अब एक वर्ड को जरा समझो जो मैं समझाने की आपकी कोशिश कर रहा हूं। हमारी जो इम्यूनिटी है बेटा जी, उस इम्यूनिटी में आपने कहा था कि जो सेल हम बातें कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, उस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो सेल यहां पे यूज हो रही है वो है बेटा जी हमारे यहां पे लिम्फोसाइट। और जैसा कि आप लोग जानते हो लिम्फोसाइट की जो सेल होती हैं ये दो प्रकार की होती है। ऑन द साइट ऑफ द मैच्योरेशन आप कहते हो बी लिम्फोसाइट और आप कहते हो बेटा जी यहां पे टी लिम्फोसाइट। आप ये कहते हो बी लिम्फोसाइट जो होती है ये फर्दर बेटा जी दो टाइप की होती है। हम एक का नाम रखते हैं बेटा जी यहां पे प्लाज्मा सेल, एक का नाम रखते हैं बेटा जी यहां पे आपका मेमोरी सेल। जरा पॉइंट को समझ के देखो, जो पॉइंट मेरा आज के लेक्चर में यूज होगा उस पॉइंट की बात करते हैं। पहले मैं क्यों आपके लिए दोबारा बातें कर रहा हूं यहां पे। जब भी कोई पैथोजन आता है, जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके सरफेस पे किस प्रकार के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और हमें किस पैथोजन से अपने आप को बाइंड करना है, किस पैथोजन के लिए हमें एंटीबॉडीज बनानी है, ये सब काम हमें इस बी सेल्स को बताना पड़ता है। हम सबसे पहले क्या होता है हमारी बॉडी में एक सेल होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जैसे कि मैक्रोफाज वो काम कर सकती है, डेंड्राइट सेल वो काम करते हैं। तो हम कहते हैं बेटा जी हमारे बॉडी को स्पेसिफिक सेल होती है एंड उनका काम होता है जब भी कोई पैथोजन आता है उसको पकड़े, उसको फैगोसाइटोसिस करे, उसको बेटा अपनी बॉडी में डिग्रेड करे और उसके सरफेस पे जो भी एंटीजन बैठा हुआ है उस एंटीजन को अपने सरफेस पे एक्सपोज कर दे। जैसे वो अपने सरफेस पे एक्सपोज करेगा उन एंटीजन्स को पढ़ने का काम करेगी बी सेल्स और एंटीजन्स देखेंगे उसके सरफेस पे कैसे एंटीजन, वो जैसे एंटीजन होंगे वैसे ही एंटीजन के लिए क्या करेगी बेटा जी ये अपनी एंटीबॉडीज को बनाना शुरू करेगी। अब वो जो एंटीबॉडी का आपने कहा कि सर ऊपर का जो वेरिएबल पार्ट है ये वैसा ही डिजाइन होगा जैसा कि उस पे सरफेस पे जो एंटीजन एक्सपोज किया गया था, क्योंकि उसे जाके तो उस पैथोजन से बाइंड करना है ना। तो पॉइंट क्या आता है, इस प्लाज्मा सेल का काम होता है बेटा जी यहाँ पे मेमोरी वाली प्लाज्मा सेल का काम होता है कि जाके बेटा जी क्या बना देना है यहाँ पे एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन स्टार्ट कर देना। बट उसने किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है उसकी याददाश्त कौन बना के बैठ जाता है बेटा जी यहाँ पे मेमोरी सेल बना के बैठ जाती है। मतलब अब ये कुछ ऐसी सेल है जो हमारी बॉडी में स्टोर हो गई, अब इन्हें पता है कि मैंने किसके खिलाफ बेटा जी यहाँ पे आपका एंटीबॉडी बनाया था और ये बॉडी में रिजर्व सेल की तरह पे बैठी रहेंगी। अगर सेम पैथोजन हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करेगा तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। अब जरा सोच के देखो, पहली बार कोई पैथोजन आया बॉडी में उसके खिलाफ कोई आरएमए पहले से तैयार नहीं है तो पहले हमारी सेल्स उसको पहले समझेगी, पहले ये देखेगी ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, फिर उसे देखेगी एंटीजन नॉन सेल्फ है तो उसके खिलाफ फिर ये बी सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी यहाँ पे और प्लाज्मा सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगी। जब तक वो पैथोजन अपना नंबर बहुत सारा इंक्रीज कर चुका होगा तो मैं कहूंगा वो सिम्टम हमें हमारी बॉडी में अपीयर हो जाएंगे और ये सब करने में अगर टाइम लगेगा तो मैं कहूंगा इम्यून सिस्टम जो रेस्पॉन्स शो कर रहा है वो क्वाइट स्लो है बेटा। तो आपने कहा था ऐसा रेस्पॉन्स होता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। बट सेम पैथोजन जब दोबारा से अगेन एंटर करता है बॉडी में तो सोचो उसके खिलाफ ऑलरेडी अगर मेमोरी सेल बनी हुई है तो अब उसे पहचानने का काम तो ऑलरेडी हमारी बॉडी कर चुकी है। उसके खिलाफ ऑलरेडी क्या बना रखी है बेटा हमने यहाँ पे मेमोरी सेल बना रखी है, ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल बैठी हुई है ऐसी जो उस पैथोजन को पहचानती भी है और उसके खिलाफ आरएमए में तैयार कर सकती है। तो मैं कहूंगा मेमोरी सेल की वजह से बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स होगा और अगर ये क्विक रेस्पॉन्स होगा तो इससे पहले कि पैथोजन अपने आप को बेटा जी प्रॉपर्ली ग्रो कर पाता, अपना नंबर बढ़ा पाता, ये मेमोरी सेल जो उस पैथोजन के खिलाफ बनी बैठी है बेटा जी ये उसे क्या कर देंगे वहां पे किल कर देंगे। तो मैं कहूंगा जिस
रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल इन्वॉल्व होगी, वो रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा जी, आपका सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। इसका हमने नाम लिखा था एमेस्टिक रिस्पॉन्स। आपने कहा था ये बड़ा ही फास्ट होता है, इंटेंस होता है, बड़ा खतरनाक तरीके से फाइट होगी वहां पे, और इससे पहले भी पैथोजन अपने आप को वहां पे अडप्ट कर पाता है, ग्रो कर पाता, मल्टीप्लाई कर पाता, उससे पहले मेमोरी सेल उसे खत्म कर देती है। ये सब बातें यहाँ पे हम करते हैं। आप सर इसके केस में तो आपके यहाँ पे सेल्स मारेंगे, मैं लिखाऊंगा टीसी सेल, टी सेप्टोक्सिक, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई है बेटा जी। यहाँ पे ये टी लिम्फोसाइट भी अलग अलग टाइप की होती है बेटा जी। आप कहते हो सर यहाँ पे एक का नाम होता है टीसी, फुल फॉर्म क्या होती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल, एक का नाम होता है टी हेल्पर, एक का नाम होता है टी सप्रेसर, और अब चौथी जो सेल बनती है उसका नाम है बेटा जी टी मेमोरी। वही सेम बात को समझो यहां पे, ये जो सेल है बेटा जी किल पैथोजन, ये नॉन फैगोसाइटिक है, ये चीजों को इनगल्फ नहीं करती, जबकि ये अपने अंदर से पोरिंस प्रोटीन को निकाल के उसकी सेल में छेद करके उसे मारने का काम करते हैं। मैं कहूंगा नॉन फैगोसाइटिक सेल है किल करते हैं पैथोजन को बेटा जी। ये क्या है बेटा जी, हेल्पर सेल, एंड हेल्प इन प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन of B and T lymphocyte। इस B सेल्स को भी काम करने में T हेल्पर सेल क्या करती है बेटा जी, काम करती है। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, T सप्रेसर सेल, नाम से समझ में आ रहा है सप्रेस करेगी किसको, जब हमारी बॉडी में पैथोजन टोटली भैया जी खत्म हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम अपने आप को बेटा सप्रेस करेगा कि भाई अभी जब पैथोजन ने एंट्री की तो आप बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए, तो अपने नंबर आपने बढ़ा लिया था WBC का ताकि हम पैथोजन को किल कर सके। पर जैसे ही पैथोजन बॉडी से क्लीन आउट हो गया तो WBC के नंबर वापस से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका काम है सिग्नल देना कि इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, यहाँ पे थोड़ा स्प्रेस होना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे इम्यून आपका पैथोजन बेटा जी क्लीन आउट हो जाएगा। ये वही सेम बात है जैसा आपने यहाँ पे कहा कि मेमोरी बनी, वैसे ये भी क्या बना रही बेटा जी, याददाश्त बनाएगी, मैंने किस सेल को मारा था, किसके खिलाफ मैंने काम किया, ये भी याददाश्त बना के बैठेगी। तो सिंपल से मेरे ये टॉपिक समझाने का लॉजिक क्या था बेटा जी, कि हमारा जब भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, चाहे वो सेल मीडिएटेड हो चाहे वो ह्यूमोरल हो, हमेशा हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी अपनी याददाश्त बनाती है, मेमोरी सेल को बनाती है। और ये मेमोरी सेल जब बनाती है तो मैं कहूंगा यही मेमोरी सेल बेटा जी इन्वॉल्व होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। और अगर एक बार किसी पैथोजन के खिलाफ बेटा जी मेमोरी सेल बन गई तो वो पैथोजन दोबारा बॉडी में अटैक नहीं कर पाएगा जब तक सेल में, जब तक बॉडी में मेमोरी सेल बैठी हुई है। जैसे कि हम आपकी बातें करते हैं, एक बार किसी को अगर चिकन पॉक्स हो गया तो उसको दोबारा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब पहली बार पैथोजन गया तो भैया जी उसके खिलाफ मेमोरी सेल बन गई, बट अब एक बार बन गई ना तब दोबारा नहीं बनेगी, दोबारा भैया जो इन्फेक्शन वहां नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेमोरी सेल इतनी हाईली इंटेंस अमाउंट में बैठी हुई है कि अगर वो बेटा जी वायरस दोबारा से एंट्री करेगा तो इसे आते ही किल कर देगी। अब मैंने ये पढ़ाया क्यों आपको, मैं बार बार आप लोगों को इस मेमोरी सेल पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि अब मैं जो टॉपिक शुरू करने वाला हूं टॉपिक है बेटा जी यहाँ पे वैक्सीनेशन। वो टॉपिक क्या है बेटा जी, वैक्सीनेशन। तो आपसे कोई पूछे द कंसेप्ट ऑफ द वैक्सीनेशन डिपेंड अपॉन, वैक्सीनेशन का कंसेप्ट एक्चुअली किस प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम पे काम करता है। मेरा क्वेश्चन ये बोला मैंने, ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन वर्क, वैक्सीनेशन किस प्रॉपर्टी पे काम करता है, तो उसका आंसर होगा ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मेमोरी सेल। इस मेमोरी सेल की जो प्रॉपर्टी है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें हमेशा बेटा जी हमारी इम्यूनिटी मेमोरी सेल बनाई जाती है यहाँ पे कि हमने किसके खिलाफ फाइट की थी उसकी याददाश्त बनती है। और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे वैक्सीनेशन के अंदर। किसमें बेटा जी? वैक्सीनेशन के अंदर। तो आज का अपना टॉपिक जो है बेटा वो है वैक्सीनेशन, जिसकी मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ बेटा जी। शुरुआत करेंगे उसकी। अब जरा पॉइंट को समझ कर देखो बेटा जी। वैक्सीन,
आजकल कोरोना वायरस की वैक्सीन की बड़ी खबरें चल रही, तो बड़ा अच्छा वर्ड है आपके लिए समझने के लिए। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन तो मैं कहूंगा या तो बेटा जी में किल्ड फॉर्म में या फिर लाइव एंड एटीन्यूएटेड फॉर्म में। ये एटीन्यूएटेड वर्ड का मतलब होता है वीक, उसको हमने हाईली वीक कर दिया कि वो अपने आप को प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। तो मैं कहूंगा वैक्सीन क्या होती है? जब किल्ड ऑन द लाइव एटीन्यूएटेड फॉर्म में बेटा जी हम पैथोजन का यूज करते हैं। मतलब जो डिजीज कोज करने वाला पैथोजन है, आइदर मैंने उसे किल किया, अब आपने उसे किल कर दिया और मैंने उसे किल्ड फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर करवाया। जैसे वो बॉडी में गया तो वो डिजीज तो कोज नहीं कर सकता, बट स्टिल उसे इम्यून सिस्टम पहचानेगा और ये देखेगा ये भैया जिसके सरफेस पे जो पैथोजन के उस सरफेस के ऊपर जो एंटीजन बैठे हैं, उस एंटीजन के खिलाफ बेटा जी वो अपनी बी सेल्स को डिफरेंशिएट करेगा और प्लाज्मा सेल भी बनाएगा तो मेमोरी सेल भी बनाएगा। अब प्लाज्मा सेल जब बन गई तो उस पैथोजन को वहां से क्लीन कर देंगे। यहाँ पे अब बच गया क्या बेटा जी? यहाँ पे मेमोरी सेल। अब कभी सोचो दुनिया में जिंदगी में दोबारा से वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो ऑलरेडी अगर आपने मेमोरी सेल बना ली है तो मैंने कहा अब जो रेस्पॉन्स होगा कैसा होगा बेटा जी? सेकेंडरी होगा। और अगर सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा तो कैसा होगा? बड़ा ही फास्ट होगा, इंटेंस होगा। ये आते उस पैथोजन को किल कर देंगे, सो दैट वो पैथोजन हमें डिजीज नहीं कर पाएगा। अब अगला फॉर्म आती है, हमने लाइव एंड एटीन्यूएटेड फॉर्म में उस पैथोजन को बॉडी में इंसर्ट किया। जिंदा तो है बट वो इतना ताकतवर नहीं है कि भैया जी वो अपने आप को ग्रो करके इतना तेज मल्टीप्लाई करके आपको हार्म पहुंचा पाए। तो हमने कहा हमने उसे वीक करके, एटीन्यूएटेड करके, मतलब वीक करके हमने आपकी बॉडी में उसे इंसर्ट किया। अब वो बॉडी में गया, वही सेम बात है, हमारी बॉडी की बी सेल्स ने उसे पहचाना, उसको भेजे एंटीजन प्रेजेंट सेल ने वहां पे एंटीजन प्रेजेंट किया। वहां पे एक और सेल यूज होती है एमएचसी सेल, बट वो कांसेप्ट बड़ा हाई लेवल पे निकल जाएगा, हम उसकी बातें नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात को समझो, बी सेल्स जो है बेटा जी, बी सेल्स ने उसके खिलाफ बेटा जी एंटीबॉडीज बनाई, बट साथ में मेमोरी सेल बना ली। ये मेमोरी सेल अगर बन गई तो जब कभी एक ताकतवर फॉर्म में वो पैथोजन दोबारा से एंट्री करेगा तो भैया जी क्या हो रहा है वहां पे? आपका ऑलरेडी अगर मेमोरी सेल बनी हुई होगी तो वो उसे आती ही क्या कर देगी बेटा जी? किल कर देगी। तो कोई पूछे आपसे वैक्सीन क्या है तो आप सिंपल सी बात कहना, इन द वैक्सीन वी यूज किल्ड और द लाइव एंड एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन। और मैं कहूंगा किल्ड और लाइव एंड एटीन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द पैथोजन इज इंसर्टेड विद इन द होस्ट बॉडी टू इनिशिएट the immunogenic response so that memory cell get formed within the host body against that particular pathogen। चलिए बात करता हूं बेटा जी, मैं यहाँ क्या कहा मैंने आपसे, उनकी बातें लिख देता हूं ताकि चीजें आपके लिए समझना थोड़ा आसान हो जाए। In vaccine, kill or live and attenuated form of pathogen is inserted within host body to initiate immunogenic response so that memory cell get formed against that particular pathogen। सारा कंसेप्ट यहां है बेटा जी, सारा कंसेप्ट बेटा जी यहां है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी उसको जरा समझ लीजिएगा।
मैंने किल्ड फॉर्म में या लाइव या वीक फॉर्म में पैथोजन को ही डाला। मतलब कोरोना वायरस के अंदर हम ये सोचे कि हम कोरोना वायरस को ही आपकी बॉडी में डालें, बट वो जो कोरोना वायरस डालेंगे वो या तो किल्ड होगा या फिर वीक फॉर्म में होगा। तो ये जब बॉडी में जाए तो जाके मेरा इम्यून सिस्टम उसे पहचाने कि यस ये वो आ गया, उसके खिलाफ बेटा जी वो अपनी एंटीबॉडीज को बनाए, साथ में मेमोरी सेल को भी बनाए। अब वो एंटीबॉडी जो वायरस को वहां से क्लीन कर देगी, बट साथ में मेमोरी सेल बन जाएंगी। अब मेमोरी सेल जब बन जाएंगे ना बेटा जी, तो अब अगर दोबारा एक ताकतवर फॉर्म में भी कोरोना वायरस जब एंट्री मारे तो मेमोरी सेल ऑलरेडी बैठी हुई है और अब सेम पैथोजन दोबारा से एंटर कर रहा है, तो वहां पे जो रिस्पॉन्स मेरे इम्यून सिस्टम की यूज होगी वो कौन सी होगी बेटा जी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स। लास्ट लेक्चर में मैंने ऐसे रिकॉर्डेड जो लास्ट लेक्चर था वहां पे मैंने आपको बताया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, तो मैं वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं कि हम अगर आपके लिए ऑलरेडी मेमोरी सेल बनवा दे किसी पैथोजन की बॉडी में, तो भैया जी अब जब दूसरा रिस्पॉन्स होगा तो वो इंटेंस होगा, फास्ट होगा, और अगर ये इंटेंस और फास्ट होने वाला है तो अब भैया जी डिजीज अपीयर नहीं होने वाला बॉडी में। ये कंसेप्ट यूज करते हैं बेटा जब वैक्सीन के कंसेप्ट में। तो वैक्सीन बनाने का यही एक चीज है कि हम बॉडी में उसके खिलाफ मेमोरी सेल बना दे, ताकि भैया जी जब वो पैथोजन दोबारा एंटर करे तो हमारी बॉडी का इफेक्ट ना कर पाए। और अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आप पोलियो की डोज पिलाई जाती है बच्चों को, आपने ऑब्जर्व किया या देखा होगा, आपने भी पिए। हम 1 से लेकर 5 साल तक लगातार बच्चों को पोलियो की डोज पिलाते हैं। अब पोलियो में हम कर क्या रहे हैं? पोलियो वायरस को लाइव एंड एटेन्यूएटेड फॉर्म में एक्चुअली बच्चे को दे रहे हैं। वो जो 2 ड्रॉप पिलाई जा रही है ना, वो लाइव एंड एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ द पोलियो वायरस पिलाई जा रही है। अब इससे क्या हो रहा है? वो बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जब गया तो बॉडी ने उसके प्रति क्या बनाया? उस वायरस को पहचाना, उसके खिलाफ मेमोरी सेल बना ली। अब ऐसा नहीं है कि भाई जब जिंदगी में पोलियो वायरस की बॉडी में एंट्री नहीं करेगा, अरे मेरे भाई एंटर तो कर सकता है, बट यस वो एंटर करके मुझे अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके खिलाफ मेरी बॉडी में क्या बनी बैठी बेटा जी? मेमोरी सेल बनी बैठी। तो आएगा तो उसे आते ही क्या कर दिया जाएगा बेटा जी? किल कर दिया जाएगा। जैसे लास्ट में क्वेश्चन करता आप लोगों ने, सर किल कैसे होगा? तो मैं कहूंगा यस किल होगा मेरे भाई, क्योंकि मेमोरी सेल क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बना के उसे वहां पे किल कर देगी। तो मैं कहूंगा वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी में। आपको रेजिस्टेंस मिल गया अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, और मेमोरी सेल उसे क्या करेंगे बेटा जी? यहाँ पे किल कर देगी। इफ इट गेट अगेन एंटर विद इन द बॉडी, वो कभी भी जिंदगी में एंटर करेगा तो उसे बेटा जी किल कर देगी, उसे कभी ग्रो नहीं होने देगी। ये है बेटा जी कंसेप्ट ऑफ द वैक्सीनेशन, जो इस मेमोरी सेल पे और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के कंसेप्ट पे बेस है बेटा जी। ठीक बात है, यहाँ पे टॉपिक हमारा खत्म होता है। वैक्सीन क्या है क्या नहीं, ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको समझाना था, बट याद रखना इस कंसेप्ट पे ये बेस है बेटा जी आपका। अब अगला टॉपिक क्या आता है? हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है बेटा जी वो 2 प्रकार की होती है। मैं उसके टाइप की और बात करता हूं, मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं बेटा जी। मतलब जो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी है जो अपनी जिंदगी में एक्वायर करते हैं मेरे भाई, और जो एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ होती है, मैं कहूंगा ये इम्यूनिटी जो होती है ये फर्दर 2 टाइप की होती है बेटा। पहली बेटा जी पैसिव, ये कंसेप्ट समझना बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपको मजा आएगा पढ़ के। एक्टिव इम्यूनिटी, देखो इस चीज को ऐसे याद रखो जैसे आप लोग पढ़ते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट। कोई भी ऐसे ट्रांसपोर्ट जहां पे एनर्जी का यूज ना हो, जो हम कहते हैं सेल के थ्रू जो एक्सचेंज होता है चीजों का, वो पैसिव है। मतलब अलोंग द कंसंट्रेशन है, वहां पे एनर्जी का यूज नहीं होता, वो कैसा है बेटा जी? पैसिव है। और जहां अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है और जहां एनर्जी का यूज होता है, कहते हो ऐसा ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव होता है। तो वही सेम बातें हैं बेटा जी। मैं कहूंगा पैसिव इम्यूनिटी, मतलब जिस इम्यूनिटी को बनाने में आपने अपनी बॉडी की एनर्जी खर्च ना की हो, आपको रेडीमेड फॉर्म में वो इम्यूनिटी मिली हो। कैसी बेटा जी? रेडीमेड फॉर्म में आपको इम्यूनिटी मिलती है, तो मैं कहूंगा ऐसी इम्यूनिटी कैसी है बेटा जी? पैसिव। बट अगर वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी ने खुद क्रिएट की है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, तो मैं कहूंगा वो क्या है बेटा जी? आपकी यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी है। वो कैसी बेटा जी? यहाँ पे एक्टिव है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पे? रेडीमेड या मैं कहूंगा
तो समझ गए डेफिनेशन क्या लिखूं, इसके टाइप की बातें कर लेता हूं, क्या करें इसकी बातें। पैसिव क्या है यहाँ पे, जो रेडीमेड आपको मिलेगी। एक्टिव क्या है, जो हमारी बॉडी खुद बनाएगी। अब ये जो फर्क दो प्रकार की होती है उसका समझो और चीजें क्लियर होंगी आपके लिए। एक का नाम होता है बेटा जी नेचुरल, और दूसरी का नाम होता है बेटा जी आर्टिफिशियल। अब आपने कहा सर हमें किसी और से मिलने वाली है, हमें किसी और से मिलेगी, हमारी बॉडी यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन नहीं करेगी, हमें रेडीमेड फॉर्म में ये मिलने वाली है। बट ये नेचुरल, इसका क्या मतलब है? मैंने सुबह ही तो आपको समझाया था बेटा जी कि IgG जो कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, मतलब वो मां से बच्चे में जा सकती है। तो वो एंटीबॉडी बना किसकी बॉडी रही है? मां की, बट प्लेसेंटा से वो जा कहां रही है? बच्चे में। तो मतलब एनर्जी किसने लगाई? मां ने, गई किसके पास? बच्चे के पास। तो कैसी मिली बच्चे को? रेडीमेड फॉर्म में मिली, तो मैं कहूंगा पैसिव। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि भाई स्मॉल साइज है, प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, तो मैं कहूंगा एक नेचुरल प्रोसेस है। एक मां जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो मैंने आपको सुबह बताया था IgA जो कि एक सिक्रेटरी एंटीबॉडी है जो मां के दूध में बैठी हुई है। जब वो दूध पिलाएगी बच्चे को तो उस दूध के अंदर उसे IgA एंटीबॉडी मिल रहा है, तो मैं कहूंगा वो एंटीबॉडी बन किसकी बॉडी में रहा है बेटा जी? यहाँ पे मां की में, बट जा किस में रहा है? बच्चे में। तो बच्चे के लिए कैसी है वो? रेडीमेड फॉर्म में मिल रही है। कैसी है? पैसिव है। और क्या है बेटा जी? यहाँ पे नेचुरल है। तो मैं कहूंगा नेचुरल के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, IgG क्रॉस दी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते, बताया मैंने भाई यहाँ पे आपको, और मां से कहां जा रही है? बच्चे में। सेकंड बेटा जी IgA कहां बैठी है बेटा जी? मदर्स मिल्क में। इन दोनों केस में आप ये कह सकते हो मदर से एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है बेटा जी फीटस में, या कह सकते हो न्यूबॉर्न बेबी में, एक शरीर से दूसरे में जा रही है। नेचुरली ऐसा काम हो रहा है। तो ये क्या है बेटा जी? यहां पे आपका एक नेचुरल का टाइप है। आपको सर आर्टिफिशियल कैसे, ये समझाओगे। अब देखो मेरे भाई, किसी को सांप ने काट लिया, अब वहां पे जो आपको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं आपको ठीक करने के लिए, वो इंजेक्शन में क्या है? उस पैथोजन के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एंटीबॉडीज हैं। जब भी आपको टिटनस हो गया तो हमने टिटनस का आपको इंजेक्शन लगाया, समझो बात को, आपको टिटनस हो गया, हमने उस टिटनस को ठीक करने के लिए, उस डिजीज को ठीक करने के लिए आपको इंजेक्शन दिया। तो मैं कहूंगा एक्चुअली हमने उस पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी बाहर से बनाई, किसी और होस्ट में उस पैथोजन को भैया जी ग्रो करवा के, किसी और में उस पैथोजन का भैया जी उस एंटीजन वाले पार्ट को ग्रो करके बेटा जी हमने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनवाई। वो एंटीबॉडीज हमने किसी और की बॉडी सेपरेट की। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, फिर दोबारा बातें करते हैं उसके खिलाफ, कि आजकल दिल्ली के अंदर चल रहा है प्लाज्मा और द सीरम थेरेपी, कि जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया, जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया, हम उनकी बॉडी से प्लाज्मा को निकालते, उसकी बॉडी के प्लाज्मा में, या मैं कहूंगा उसके सीरम में जो इम्यूनोग्लोबिन्स बनी हुई है अगेंस्ट द कोरोना वायरस, हम उनको बेटा सेपरेट करते हैं और वो हम बेटा जी यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। तो एक्चुअली बनी किसी और की बॉडी में, और अब हम उसे मेडिसिन के तौर पे यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना वायरस पेशेंट। तो मैं कहूंगा ये एक्चुअली क्या है? बना तो किसी और की बॉडी रही है और हम डाल किसी और की बॉडी में रहे फॉर द ट्रीटमेंट। अब जरा समझ के देखो, बनी किसी और की में, गई किसी और की में, है कैसा बेटा जी? पैसिव है। बट क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है? मेरी इम्यूनिटी आपके शरीर में चले जाए, क्या ये नेचुरल है? नहीं है, ये आर्टिफिशियल, हम किसी और तरीके का यूज करके ऐसा काम करवाते हैं। नेचुरल तो ये है भाई, देखिए तो ऑटोमेटिक जा रही है, कोई इंटेंशन नहीं है, यहां तो हम भेजेंगे तो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं बेटा जी एग्जांपल के तौर पे एंटीवेनम, किसी को सांप ने काट लिया तो उसको इंजेक्शन लगा, एंटीवेनम इंजेक्शन,
इज द एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जब किसी को सांप में ऐसे नाम लिख दिया, घबराना नहीं कि सर यही क्यों लिखा, किसी को भैया जी यहाँ पे सांप ने काट लिया, उस सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाए उसमें एक्चुअली उस टॉक्सिन को, उसको बेटा जी यहाँ पे एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीबॉडीज है, तो मैं कहूंगा वो क्या है, एंटीवेनम इंजेक्शन। ऐसे कह सकते हो एंटी टिटनस इंजेक्शन जो दिया जा रहा है बेटा जी ड्यूरिंग द टिटनस या फॉर द क्यूरिंग ऑफ द टिटनस, वो क्या है बेटा जी यहाँ पे एग्जांपल ऑफ द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आई होप समझ में आ रहा होगा कि हम रेडीमेड फॉर्म में किसी भी पेशेंट की डिजीज को ठीक करने के लिए जो इंजेक्शंस देते हैं उनमें एक्चुअली एंटीबॉडीज होती है ताकि हम उस पेशेंट को रिकवर कर सके। ये एक पॉइंट आ गया। अब आता है एक्टिव, जिसे हमारी बॉडी खुद बनाएगी। अब सर इसके क्या एग्जांपल है, तो मैं कहूंगा सेम जैसा आपने यहां पढ़ा वैसा ही बेटा जी मैं इसके बारे में बातें करता हूं। ये भी दो टाइप की होती है। कैसे दो टाइप की बेटा जी, जो आपने अभी का वही सेम बात यहां भी लागू होती है। सर ये एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है सर ये भी आर्टिफिशियल। ये भी दो तरह से होती है। अब कहोगे सर कैसे, ये कैसे दो तरह से होगी, हमारी बॉडी खुद बनाएंगे। मैं कहूंगी यस, पहला तरीका है बेटा जी ड्यूरिंग, आप सोचो आप कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हो गए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, किसी को एक बार अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो सोचो बॉडी में चिकन पॉक्स का वायरस गया, बॉडी ने उसके खिलाफ फाइट की, इवन आपकी बॉडी में डिजीज भी हो गया, बट साथ में मेमोरी सेल बन गई। तो इम्यूनिटी तो बना ली आपने चिकन पॉक्स के खिलाफ, बट कब बनी, जब आपको इंफेक्शन हुआ, डिजीज हुआ उस पैथोजन का, तब जाके इम्यूनिटी बन गई तय। तो आपने कीमत अदा की है, एनर्जी भी यूज की है, और जब आपको इंफेक्शन हुआ आपने खुद उस डिजीज से जब सफर किया तो आपने उसके खिलाफ क्या बनाई बेटा जी, इम्यूनिटी बनाई। तो मैं कहूंगा ये वाली इम्यूनिटी कैसी है बेटा जी, आपकी नेचुरल है कि भाई किसी को कोई भी डिजीज हो गया और उसके खिलाफ मेमोरी सेल बनी। आपको कभी भी लाइफ में कोई डिजीज हो गया बच्चा और उसके खिलाफ आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है बेटा, वो इम्यूनिटी जो बन रही है वो कैसी है बेटा, जब आपकी बॉडी खुद बना रही है और वो एक नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से बनी है, तो मैं कहूंगा कैसी है बेटा जी यहाँ पे नेचुरल। बट अभी आपने जो वैक्सीनेशन पढ़ा, हम कोरोना की वैक्सीन बना रहे, मतलब हम कोरोना वायरस से इंफेक्टेड नहीं होने वाले, हम कोरोना वायरस को आपकी बॉडी में इंसर्ट करेंगे एक वीक फॉर्म में और आपकी बॉडी खुद उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी। बट क्या आपको इंफेक्शन हुआ उस पैथोजन का, क्या डिजीज अपीयर हुआ बॉडी में, नहीं हुआ, पर वो बनाए तो आपकी बॉडी ने खुद ने है ना एनर्जी का यूज करके मेमोरी सेल को, बट हमने आर्टिफिशियली एक वीक फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में आपकी बॉडी में इंसर्ट किया है। आपने पोलियो के खिलाफ वैक्सीन बनाई, डिफरेंस को समझो, हमने आपको पोलियो की डोज पिलाई, अब पोलियो की डोज पिलाने की वजह से आपको बेटा जी यहां पे पोलियो के खिलाफ इम्यूनिटी मिली। एक आपको चिकन पॉक्स हुआ और आप उससे सफर किए चिकन पॉक्स डिजीज से और फिर उसके लिए इम्यूनिटी बनी, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली पोलियो आपको कभी हुआ ही नहीं, बट फिर भी आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना ली, क्योंकि मैंने आपकी बॉडी में वीक फॉर्म में पोलियो का वायरस इंसर्ट किया था तो मेमोरी सेल बनी थी। बट जब आपको नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा था तब भी तो मेमोरी सेल बनी। तो दोनों केस में बॉडी खुद बनाती है, पर बनाने के तरीके कैसे अलग अलग है। एक में ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन ऐसा काम होता है और एक में ड्यू टू द वैक्सीनेशन। तो आपसे कोई पूछे ना कि वैक्सीनेशन की वजह से कैसी इम्यूनिटी क्रिएट होती, तो बोल देना इट्स ए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। जब भी हमारी बॉडी में हम वैक्सीनेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं तो एक्चुअली हम वहां पे काम करवाते हैं कि हमने बाहर से एक वीक के लाइफ फॉर्म में आपको पैथोजन किया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने इम्यूनिटी बनाई। तो मैं कहूंगा इट्स एग्जांपल ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी, बट आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है बेटा। ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको बात समझनी है कि जब भी सोचो एक 10 साल का बच्चा है, वो किसी डिजीज से सफर करता है, बट इन द कमिंग फ्यूचर और मैं कहूंगा इन द नेक्स्ट जो भी वो भाई आगे जिएगा उसमें बेटा जिसको सफर वो डिजीज कभी नहीं होता है, तो उसमें किस प्रकार की इम्यूनिटी क्रिएट हुई, तो आप कहोगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट हो गई उसमें। आपने वैक्सीनेशन के दौरान कौन सी टाइप की इम्यूनिटी क्रिएट की, तो कह सकते हो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्रिएट की।
जो टिटनस वगैरह जब डिजीज होता है, जब वहां पे जो एंटी टिटनस के इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो क्या है तब कहोगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एक बच्चे को जो अपनी मास इम्यूनिटी मिल रही है वो कैसी है तब कहोगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो आपकी। दीज आर द सम वर्ड जो आपको रिगार्डिंग इम्यूनिटी क्या है बेटा जी समझने। आई होप आपके वर्ड क्लियर हो रहे होंगे बेटा जी। अब इम्यूनिटी एक अच्छी चीज है, बट इम्यूनिटी के कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इसके दो डिसऑर्डर है। एक डिसऑर्डर की बेटा जी मैंने आपके साथ में सुबह बात की थी, एक डिसऑर्डर की मैंने सुबह बात की थी। मैं दोबारा बात कर लेता हूं आपको दोबारा से टॉपिक को कनेक्ट करने के लिए। मैं बातें करूंगा इम्यूनिटी के डिसऑर्डर की। किसकी बात करेंगे? इम्यूनिटी के डिसऑर्डर की। तो पहला आपने डिसऑर्डर पढ़ा बेटा जी एलर्जी। एलर्जी क्या है? मैंने आपको सुबह ही समझाया था बेटा जी। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कैसे? तो जरा समझो, दोबारा से बात हो। सर ये हमारी मास्ट सेल है और इस मास्ट सेल पे सर रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं। सर ये मास्ट सेल है, इस पे सर रिसेप्टर बैठे हैं। और सर ये मास्ट सेल जो है इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं। तो मैंने कहा बेटा ये है मास्ट सेल जो हमारे किसी टिश्यू में बैठी हुई है बेटा जी। इसमें ग्रेन्यूल्स हैं। इस ग्रेन्यूल्स में दो टाइप के केमिकल है बेटा जी। एक का नाम मैंने आपको सुबह बता दिया सेरोटोनिन, जो कि चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकाने का काम करेगा। और एक का नाम है बेटा जी यहाँ पे हिस्टामाइन। एक और भी नाम आपको बताते हैं, वो ब्लड को पतला बहुत ज्यादा करता है। तो एक और केमिकल का नाम याद रखो बेटा जी हेपरिन। ये एक एंटी कोगुलेंट है। हेपरिन के बेटा जी एंटी कोगुलेंट है, खून को जमने नहीं देता है। ये बेटा जी आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड का प्रेशर बढ़ाएगा। और बेटा जी ये यहाँ पे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है ताकि वहां पे लीकेज हो। तो मैं कहूंगा कुल मिला के ये granules help in the inflammation। जो भी इन्फ्लामेशन होता है, जो भी हमारा जब डिजीज एक टिश्यू को अफेक्ट करता है, उस खिलाफ पे डब्ल्यूबीसी सेल वहां जाके इकट्ठा होकर जब किल करते थे, वो जो रेस्पॉन्स उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसमें हेल्प करते हैं बेटा जी ग्रेन्यूल्स। तो मैंने छोटी छोटी बातें आपको समझाई थी सुबह कि एलर्जी के अंदर ये कहा जी कि कौन सी सेल इन्वॉल्व है, तो बोल देना मास्ट सेल। बट नेचुरली काम कैसा होना चाहिए? हमें कहते हैं एक हमारी एंटीबॉडी है बेटा जी, ये एंटीबॉडी जो है बेटा जी इसका नाम है यहां पे IgE। ये है IgE। आप ही कहते सर इसका जो पार्ट है वो स्पेसिफिक है एक पैथोजन को लेके। सर ये पैथोजन से बाइंड करेगा तब ये एक्टिवेट होगी, तब ये एक्टिवेट होती है। ये IgE जब एक पैथोजन से बाइंड करती है। मैं पहले नेचुरल कंडीशन समझा रहा हूं आपको, नेचुरली काम कैसे होता है और क्यों ये डिसऑर्डर है, मैं समझाऊंगा आपको बातें, बट पहले नेचुरली समझो। अब एक पैथोजन यहां आके बाइंड हो गया, तो मैं कहूंगा एक्चुअली डायग्राम क्या बन गया कि भाई ये आपकी जो एंटीबॉडी है IgE, आपने कहा सर इसके यहां पे एक पर्टिकुलर एंटीजन बाइंड हो गया, पैथोजन बाइंड हो गया, समझो। तो मैं कहूंगा अब ये क्या है बेटा जी एक्टिवेटेड IgE। अभी तक ये रेस्ट थी, अब क्या है बेटा जी एक्टिवेटेड। ये क्या होती है फिर यहां पे आके बेटा जी यहां पे बाइंड करती। क्यों? मैं कहूंगा इस सेल पे ये जो रिसेप्टर है these are specific for IgE। अब क्या होता है सर इसके बाद में
mast cell release its granule। तो यहां पे क्या निकलेंगे, तीनों ग्रेन्यूल निकलेंगे। मैंने कहूंगा यहां पे क्या निकलेगा बेटा जी, हिस्टामाइन निकल गया, सेरोटोनिन निकल गया और हेपरिन बेटा जी रिलीज हो गया। अब क्या होगा, ये इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स वहां पे कैरिड आउट होगा, उस पैथोजन को वहां पे किल कर दिया जाएगा जहां पे सारा काम हो रहा होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई। ये है एक नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। बट अब होता क्या है, अगली कंडीशन को समझो। अब ये डिसऑर्डर कैसे, एलर्जी क्या बनती है, ये थी एक नॉर्मल कंडीशन, इम्यून सिस्टम कैसे काम करना चाहिए था। बट अब यहां पे पैथोजन नहीं आया बेटा। सपोज करो कोई पोलन ग्रेन आ गया, मतलब आपको एलर्जी है किसी पोलन ग्रेन से, किसी एलर्जन है कोई, तो मैं यहां लिख देता हूं ये कोई एलर्जन है जिससे आपको एलर्जी है, ये बेटा एलर्जन है जिससे आपको एलर्जी। अब इस आईजीई को इसके साथ बाइंड तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो अपने पैथोजन को लेके कैसी स्पेसिफिक है, ये तो अपने एंटीजन को लेके कैसी स्पेसिफिक है। बट मैंने कही डिसऑर्डर है, ये बीमारी है, मतलब किसी वजह से ऐसा हुआ, किसी डिसऑर्डर की वजह से, किसी कोई जेनेटिक और कुछ ऐसी बीमारी हो गई किसी वजह से बेटा जी, ये वाला जो पार्ट है ये इसको ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। क्या हो गया बेटा जी, यहां पे ये बेटा जी पोलन ग्रेन बाइंड किया। आप समझो बेटा जी, इस पोलन ग्रेन के बाइंड करने की वजह से कहता नहीं बेटा ये एक्टिवेट हो गई, प्रियांशु ये एक्टिवेट हो गई। और अब क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड फॉर्म में यहां है उसने वही काम किया, उसने मास सेल पे आके बाइंड किया और बेटा जी ये रेस्पॉन्स करवा दिया। अब जरा सोचो, ये इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो रही है बेटा, हमारी बॉडी में इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो रही है, बट किसकी रेस्पॉन्स में, तो कहोगे एक पोलन ग्रेन के आने की वजह से, एक एलर्जन की वजह से ऐसा सारा काम हो रहा है जो होना नहीं चाहिए था। तो मैं कहूंगा इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम जो एक पैथोजन को किल करता है वो तो भाई डस्ट पार्टिकल को लेके ही एक्टिवेट हो गया, मतलब उसकी सेंसिटिवनेस बहुत ज्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, वो हाइपर सेंसिटिव हो गया, वो हाइपर सेंसिटिव हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को समझो, क्या क्या समझो यहां पे कि विच एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रेस्पॉन्स। तो नाम याद रहना चाहिए, आईजीई इज द एंटीबॉडी दैट इज इन्वॉल्व विद इन द एलर्जिक रेस्पॉन्स, पहला क्वेश्चन। सेकंड, द केमिकल दैट कॉज एलर्जी इज नोन एज एलर्जन। द सेल दैट इज इन्वॉल्व इन द एलर्जी, मास्ट सेल। द केमिकल दैट आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द एलर्जिक रेस्पॉन्स, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन। आपके लिए दो वर्ड याद रखना जरूरी है, वर्ड याद ना भी रहे तो भी चलेगा, बट आपके लिए दो वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात आपसे करें, हम ड्यूरिंग द एलर्जी हमें कौन सी इंजेक्शन लेनी चाहिए, हमें क्या लेना चाहिए, तो मैं कहूंगा एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जी। हम एंटीहिस्टामाइन की इंजेक्शन लेते हैं अपने आप को क्योर करने के लिए। जो होता है ना कई बार अस्थमा जो होता है, एलर्जी का एग्जांपल है अस्थमा, वो जो फुसफुस आती है जो हम लेते हैं इनहेलर, उस इनहेलर में एक्चुअली एंटीहिस्टामाइन होता है, उसमें क्या होता है एंटीहिस्टामाइन होता है जो इस रिस्पांस का रिवर्स कोर्स करवाता है। सिंपल से ये है बीटा एलर्जी, ये एक डिसऑर्डर है। ऋषिता गुड़िया ऋषिका, आप बड़े एडवांस में क्वेश्चन पूछ रहे थे सुबह, क्योंकि वहां लिमिटेड टाइम था, 1 घंटा, तो मैं प्रॉपर्ली नहीं बातें कर पाया। ये अब एलर्जी मैंने आपको पढ़ाई, जिसलिए मैं बार बार आपको लाइव क्लास में कहता हूं थोड़ा सा वेट करो, चीजें सारे कवर होंगे, आप स्टेप में आगे मत बढ़ो। एलर्जी देखो मैं इस तरह से सुबह बातें करनी थी मुझे, बट मैं कर नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि आप एकदम से क्विक चीजें चाहते हो एकदम से। ये है एलर्जी रेस्पॉन्स, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी है। तो ऐसा नहीं है कि आईजीई सर क्यों बनी हमारी बॉडी में, अरे मेरे भाई उसका काम तो पैथोजन के लिए था, बट किसी डिफेक्ट की वजह से ऐसा काम हो रहा है। इट्स ए डिसऑर्डर, इट्स ए डिसऑर्डर। ये हमारा इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर में आता है, बीमारियों में आता है बेटा। ये उसमें किसी खराबी की वजह से ऐसा काम होता है, अपने आप ऐसा काम नहीं होता है। चलिए ये एक पॉइंट आ गया। अब एक डिसऑर्डर और भी है जिसे हमें समझना है, और वो क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
एक डिसऑर्डर और भी है बेटा जी, और उसका नाम क्या है बेटा जी? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो बड़ा छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी सी देर में खत्म हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक बात को याद रखना, कोई आपसे पूछे हाउ द इम्यून सिस्टम वर्क, तो देखो इम्यून सिस्टम काम करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले बेटा जी मैं कहूंगा बेटा जी आइडेंटिफिकेशन कह दो, या आप ये कह सकते हो पहला काम होता है उसका यहां पे डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। नॉन सेल्फ एंटीजन, ये वर्ड समझना जरूरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं यहां पे। मान लीजिएगा ये मैं हूं, ये विपिन, और विपिन का जो ब्लड ग्रुप है वो है बेटा जी बी पॉजिटिव। अब मैंने किसी से ब्लड लिया, मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो बातों को, मेरी जो आरबीसी है उस आरबीसी पे ये बी एंटीजन बैठा हुआ है, ठीक है। जैसा मेरी आरबीसी पे एंटीजन है और आपने कह दिया सर ये आरएच एंटीजन भी बैठा हुआ है, तो मैं कहूंगा भाई रोनित बी एंटीजन बैठा है और आरएच एंटीजन भी बैठा है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा जी? यहाँ पे बी पॉजिटिव। ये विपिन के ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। लेट अस सपोज करें मेरा है नहीं ब्लड ग्रुप, मेरा है ए बी पॉजिटिव। चलिए अब भैया जी मैंने किसी का ब्लड लिया, कुछ बीमारी मेरे को हो गई, कोई मुझे जरूरत पड़ गई और मुझे किसी का खून लेना पड़े, तो भैया जी मान लीजिएगा उसने मुझे ब्लड ग्रुप दिया और उसके ब्लड ग्रुप पे इस तरह का एंटीजन बैठा हुआ है। हम कह देते हैं ये एंटीजन जो है ये ए एंटीजन, ठीक है बेटा जी, और इसके आरबीसी के ऊपर दूसरा एंटीजन बेटा ये बैठा हुआ है। मैं एक प्रोबेबिलिटी और बनाता हूं बेटा जी, हम तीन अलग अलग कंडीशन देखते हैं, हम तीन अलग अलग यहां पे कंडीशंस की बात करते हैं। एक और आरबीसी है, उसके ऊपर बेटा जी ए बी एंटीजन है। दो ही कंडीशन देखते हैं, ये भैया जी हमारा यहां पे तीसरी का फर्क नहीं पड़ता है, दो बातों को समझो, उसी से बात क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। एक मिनट, हाँ जी देखिएगा बात को। अब भाई जब मेरे खून के अंदर बेटा जी सपोज कीजिएगा मैंने ये ब्लड को लिए, तो जैसे ये आरबीसी वाला ब्लड मेरे ब्लड में एंटर करेगा, तो अब मेरी डब्ल्यूबीसी सेल्स का काम है वो ये देखे जो बाहर से खून मेरी बॉडी में आ रहा है उसके आरबीसी पे कैसा सरफेस पे एंटीजन। उसने देखा भाई उसके सरफेस पे तो ये अलग एंटीजन है और जबकि मेरा एंटीजन ये, तो उसका पहला काम क्या था? इस सेल्फ एंटीजन और इस एंटीजन को बेटा जी डिस्ट्रीब्यूट करना, वो पहचान सके, रिकॉग्नाइज करे कि भाई ये तो मेरा एंटीजन है और ये किसी और का एंटीजन है, ये एंटीजन का से मेरे एंटीजन से मैच नहीं करता। ये सबसे पहला काम है मेरी इम्यूनिटी का बेटा जी। ये मेरी डब्ल्यूबीसी का पहला काम है कि मुझे मारना किसको है, तो खुद की सेल्स को नहीं मारना है। तो फिर पहले वो ये देखे कि वो जो खुद की सेल के सरफेस पे जो एंटीजन है वो कैसे हैं, उसे पता होना चाहिए कि ये मेरे एंटीजन हैं। इनमें हेल्प करता है एमएचसी मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है, तो आप उसके बारे में मत सोच रहे कि सर मैकेनिज्म क्या है इसका। मेरे भाई इतना नहीं है आपके लिए पढ़ने की चीजें, सिंपल सी भाषा में समझिएगा कि भाई आप ये समझो कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे जिनका काम ये होता है कि ये पहचाने कि ये जो सेल है उसके सरफेस पे कैसा एंटीजन है और खुद की बॉडी पे कैसे एंटीजन है।
तो उसका पहला काम ये। अब सोचो बेटा जी, ये जब ब्लड ग्रुप आया होगा तो ऋषिता गुड़िया ये ब्लड ग्रुप के ऊपर जो एंटीजन है बेटा जी वो मेरे एंटीजन से मैच नहीं करता, तो वो क्या कहेगी, ये जो एंटीजन है वो बेटा जी नॉन सेल्फ है। वो कैसा है बेटा जी, नॉन सेल्फ है। बट जब ये ब्लड अगर मेरी बॉडी में आएगा तो उसे पता है कि ये जो बी एंटीजन है और ये जो RH एंटीजन है ये बिल्कुल वही एंटीजन है जो मेरे आरबीसी, तो क्या मानेगा, ये वाला जो एंटीजन है ये सेल्फ एंटीजन है। तो हमेशा जब भी एंटीबॉडी बनती है तो वो नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। अरे भाई खुद के एंटीजन के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बना लेगा तो खुद की सेल को ही नहीं मार देगा बेटे। तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाता है, नॉन सेल्फ एंटीजन। जैसे ही उसे पता लगेगा कि ये नॉन सेल्फ एंटीजन है, ये नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट बेटा जी क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। और ये एंटीबॉडी इसे आके बेटा जी क्लीन कर देंगे, किल कर देंगे। इस तरह से काम होता है नॉर्मल। पहला मैं इस बात बता रहा हूं कि नॉर्मल इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। बट अब हम बातें करते हैं डिसऑर्डर की। अब हम ये बातें करें डिसऑर्डर की और ये प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए। सोचो जरा, ड्यू टू सम जेनेटिक डिफेक्ट, किसी जेनेटिक डिफेक्ट या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, जीन में म्यूटेशन की वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी एंटीबॉडी जो है या आपकी जो इम्यून सिस्टम में सेल है वो पहचाने ना पाए बी एंटीजन और ए एंटीजन के बीच में डिस्टिंग्विश ना कर पाए, नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। वो खुद के ही एंटीजन के खिलाफ क्या बना दे बेटा जी, यहाँ पे एंटीबॉडी बना दे, खुद के एंटीजन को बेटा जी मारना शुरू कर दे। तो ऐसी जो बीमारी होगी वो क्या कहलाएगी बेटा जी, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक खुद का इम्यून सिस्टम जिसका काम था प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजन, वही हमें मारने लग गया। खुद का इम्यून सिस्टम ही हमारा दुश्मन बन जाए तो बीमारी बन जाएगी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बन जाएगी बच्चा यहाँ पे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो मैं लिखूंगा बेटा जी, ये तो सिर्फ समझाने का तरीका था मेरा बेटा जी। अब हम इसके लिए डेफिनेशन अगर बनाएं, आप जो नोटबुक में लिख सकते हो, तो क्या है, तो क्या कहोगे, इट ऑकर व्हेन immune system cell not able to distinguish between self and non-self antigen and start forming antibody against a specific सेल्फ एंटीजन। तो जागर वहां एंटीबॉडी बन गई तो उस हिस्से को भैया जी डैमेज करेगा। तो मैं कहूंगा एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। यहाँ पे पहला एग्जांपल, रूमेटेड आर्थराइटिस, गठिया बाव, रूमेटेड आर्थराइटिस जो ओल्ड एज में हो जाता है। एक और एग्जांपल बेटा जी, मिस्थीनिया ग्रेविस। मिस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है इसमें? मिस्थीनिया ग्रेविस में आपने मसल्स में पढ़ा होगा कि मसल्स के ऊपर एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां पे हमारा इम्यून सिस्टम का जो बेटा जी
एक्सोन आता है, और एक्सोन का आप कहते हो सर ऐसे जो वेसिकल वाले पार्ट वहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वो आके यहाँ अटैच होते हैं। तो आपने कहा था एक्सोन के न्यूरोट्रांसमीटर जहां आके बाइंड करते हैं मसल पे, वो जंक्शन जो बनता है उसका नाम क्या था बेटा जी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इस जंक्शन के खिलाफ बेटा जी आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज बन जाती है। आप जरा सोचो, अगर ये हो गया तो आपका ब्रेन ऑर्डर दे रहा है ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो, और आपके एफरेंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेके भी आ रहे हैं, बट यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला उसको बाइंड करने की जगह ही यहां पे ना है, तो आपके मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको फील आएगा कि आपको पैरालिसिस हो गया, आपकी मसल्स आपके ऑर्डर को फॉलो ही नहीं करेगी। आप चाहते हो हाथ उठे पर उठ नहीं पाएगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मेरे भाई ये जंक्शन जो था जहां पे कि एक्चुअली इस न्यूरॉन के न्यूरोट्रांसमीटर को आके बाइंड करके इस मसल को सिग्नल देना था, वही डैमेज होगा। उसे डैमेज किसने किया? आपकी खुद की एंटीबॉडी ने। यहां पे जो मेनली एंटीबॉडी काम करते हैं उसका नाम होता है बेटा जी IgM। अगर कोई बाई चांस आपसे पूछ ले विच एंटीबॉडी मेनली इन्वॉल्व इन द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो नाम क्या है बेटा जी आपका IgM। एंटीबॉडी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से अगर कुछ ऐसा हो जाए कि उसमें कुछ बदलाव आ जाए तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये दो बीमारियां याद रखना बेटा जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और याद रखना मिस्थेनिया ग्रेविस। दीज आर द टू वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इसी के साथ मैंने आपको इम्यूनिटी की मैक्सिमम चीजें खत्म कर दी। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड क्या होती है, उसमें कौन सी सेल इन्वॉल्व है, सेल मीडिएटेड क्या है, हुमोरल क्या है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एपिटॉप क्या होता है, पैराटॉप क्या होता है, एलर्जी क्या है, मैंने उसकी बातें आपके साथ में कर ली, ऑटो इम्यून की बातें कर ली, आपके साथ मैंने बातें कर ली बेटा जी यहाँ पे वैक्सीनेशन की मैंने बातें कर ली बेटा जी, टाइप ऑफ द इम्यूनिटी कि खुद बॉडी ने बनाई किसी और ने बनाई, ऐसी छोटी छोटी बातें हमने कवर करके अपनी इम्यूनिटी को खत्म कर दिया। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और पढ़ा दूंगा अबाउट द लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो मेनली दो ऑर्गन की बातें करेंगे वहां पे, बोन मैरो की और बेटा थाइमस की, बट वो ज्यादा डिटेल में नहीं, हल्का सी आइडिया दे दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको यहाँ पे। बस इस लेक्चर में इतना ही। अब मैं अपना टॉपिक शुरू करने वाला हूं अबाउट द डिजीज। आपको हल्का हल्का डिजीज के सिम्टम्स, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, बच्चे मुझे डाउट भेज रहे हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो उन सब की बातें करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। चलिएगा, थैंक यू बेटा।